हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट इनपुट। आज हम बात करने जा रहे हैं हीट इनपुट के बारे में पूरी डिटेल्स में। अब देखिए, पहले हम बात करेंगे हीट इनपुट क्या होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके डेफिनेशंस क्या हैं, एंड देन फिर हम बात करेंगे इसका न्यूमेरिकल मीन्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हीट इनपुट क्या है। एकदम कॉमन वे में जानते हैं हीट इनपुट का डेफिनेशंस कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है पर यूनिट लेंथ ऑफ द वेल्ड को कंप्लीट करने में, उससे को हम हीट इनपुट कहते हैं। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कूलिंग रेट। एक्चुअली कूलिंग रेट डिसाइड करता है कि वेल्ड का माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा होगा। माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द वेल्ड डिसाइड करता है कूलिंग रेट, एंड माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द वेल्ड डिसाइड करेगा फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द वेल्ड। जो हमें शॉप में वर्कशॉप में देखने को मिलता है कि वेल्ड कैसा दिख रहा है, मीन्स कि कौन कौन से इम्परफेक्शंस काउज हो रहे हैं, लाइक क्रैक्स, कैविटीज, सॉलिड इंक्लूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, इम्परफेक्ट शेप एंड डायमेंशन, मीन्स कि नंबर ऑफ इम्परफेक्शंस हैं। तो ये फिजिकल अपीयरेंस उसका कैसा होगा वो डिसाइड करेगा माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द वेल्ड। और माइक्रो स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है? कूलिंग रेट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कूलिंग रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है यहाँ पे। और कूलिंग रेट डिसाइड करेगा हीट इनपुट, मीन्स कि हमारा कूलिंग रेट मीन्स कि प्रॉपर कूलिंग रेट के लिए प्रॉपर हीट इनपुट कह सकते हैं हम कि डिजायर्ड कूलिंग रेट के लिए प्रॉपर हीट इनपुट का देना जरूरी है। इसीलिए ये हीट इनपुट आप देखेंगे कि WPS में भी मेंशन रहता है। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि क्रैक्स जो सबसे खतरनाक डेंजरस बोला जाता है उसको टेररिस्ट बोला जाता है ना, टेररिस्ट ऑफ वेल्डिंग इम्परफेक्शंस। क्रैक्स हाई स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशंस और हाई कूलिंग रेट ऑफ द वेल्ड। अगर कूलिंग रेट हाई रहेगा तो क्रैक्स काउज होगा। आप लोग देखेंगे एकदम फंडामेंटल रूल्स हैं कि कूलिंग रेट अगर हाई कूलिंग रेट रह जाएगा तो क्रैक्स काउज होगा। क्रैक्स को हम कहते हैं टेररिस्ट ऑफ द इम्परफेक्शंस। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं हीट इनपुट के डेफिनेशंस के बारे में। तो एक तो हमने बता दिया कि पर यूनिट लेंथ ऑफ द वेल्ड को कंप्लीट करने में जितना हीट जनरेट होता है उसे हम हीट इनपुट कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास में एक सिंपल सा डेफिनेशंस हीट इनपुट का, ऐसा हीट इनपुट इज इक्वल टू थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर इनटू आर्क एनर्जी। आर्क एनर्जी इसका कंप्लीट यूनिट कैसा होता है? किलो जूल पर mm। अभी हम बात करेंगे इंडिविजुअली, बात करेंगे हीट इनपुट के बारे में, ऐसा कि ये क्या होता है। अब देखिए, हीट इनपुट में आता है थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर। ये क्या होता है अभी हम इसे पहले समझेंगे, फिर आर्क एनर्जी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर क्या होता है। तो थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर एक तरह का इसको डेफिनेशंस कह सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट एनर्जी ऑफ द वेल्डिंग आर्क टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द आर्क। कहने का मतलब ये हुआ कि पर यूनिट लेंथ ऑफ द वेल्ड को कंप्लीट करने में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया गया और कितना हीट जनरेट हुआ, ये दोनों को, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों का जो रेशियो है ना, उसको थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बहुत बारीकी से समझिएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हर प्रोसेस का, वेल्डिंग प्रोसेस हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस है, SMAW, GMAW, GTAW, PAW, SAW नंबर ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस है। तो हर वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफरेंट लगता है। इट मीन्स कि हमारा थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर कांस्टेंट नहीं रहेगा, हर वेल्डिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा। ओके, तो जैसा हम देखते हैं, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक एग्ज़ाम दिया था मैंने CCF 3.1 का, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर। तो बराबर आप बताइए, ये भी एनर्जी है, ये भी एक तरह का एनर्जी है, एक तरह का इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो हीट एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रेशियो को बोलते हैं। तो दोनों एनर्जी मतलब कॉमन हो गया, मतलब ये यूनिट लेस होगा। हमसे पूछा गया था, ऑप्शन ए में दिया गया था किलो जूल पर mm, बी में दिया गया था ऑप्शन बी में वाट, ऐसा करके, और सी में दिया था यूनिट लेस, और डी में दिया था नन ऑफ अबव। तो इसमें कौन सा होगा भाई? ऑप्शन सी हुआ था यूनिट लेस। तो थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर का यूनिट क्या होता है? इट इज अ यूनिट लेस बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ हीट एनर्जी ऑफ वेल्डिंग आर्क टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द आर्क। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस जब आप बनाएंगे, जैसा मैंने आपको पहले फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला हमने दिया कि हीट इनपुट कैलकुलेशन के लिए आपको आएगा थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है आर्क एनर्जी में।
तो आर्क एनर्जी हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर की वैल्यू पुट करना पड़ता है। देखिए हर प्रोसेस के लिए थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर की वैल्यू अलग होती है ना। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैंने किया है। आपको मैं सिंपल वे में बताता हूँ। जो हमारे पास प्रोसेस हैं जैसे SAW सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, दूसरा आता है GMAW, है ना। उसके बाद आता है SMAW, उसके बाद आता है GMAW मतलब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, SMAW का मतलब क्या होगा, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। अब आता है एक हमारे पास GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसी को टिग भी बोलते हैं, टिग वेल्डिंग। एक आता है PAW मतलब प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। अब देखिए दोस्तों, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर 1 होता है, याद रखिएगा। GMAW का 0.8 होता है, SMAW का 0.8 होता है, GTAW का 0.6 होता है, PAW तो हमारा थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर हमने बताया था PAW का 0.6 होता है। तो अब ये थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर को सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे आर्क एनर्जी से, तो हमारा हीट इनपुट निकल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं फिर आर्क एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली है, आर्क एनर्जी का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू एम्पियर अपॉन ट्रेवल स्पीड इंटू 1000। अब देखिए ये 1000 मैंडेटरी नहीं है कि 1000 हम यूज़ करें ही, 1000 यूज़ करते हैं हम किलो जूल पर mm के लिए। देखिए अगर हम यूनिट में किलो लगाएंगे तो 1000 से यहाँ डिवाइड देंगे। अगर हम किलो नहीं लगा के सीधा जूल पर mm में यूनिट रखेंगे तो हमारे यहाँ पे 1000 से डिवाइड देना बेकार है, मतलब इसको फिर डिवाइड नहीं देंगे। तो एक्चुअल में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो किलो जूल पर mm में फाइनल आंसर मांगता है, ऑप्शन में देता है, इसीलिए हम 1000 से अभी डिवाइड कर देते हैं ताकि ये स्टैंडर्ड बन जाए। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, आर्क एनर्जी इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू एम्पियर अपॉन ट्रेवल स्पीड। ट्रेवल स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेवल स्पीड में mm पर सेकंड इसका यूनिट होता है। ऐसा आप देख सकते हैं जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या, व्हाट इज डिस्टेंस। अब देखिए एक्चुअली मान लिया जाए कि ये अगर आपका वेल्ड हो गया है ना, ऐसे वेल्ड नहीं है, मान लिया इसका लेंथ L है, L लेंथ है, वेल्ड को कंप्लीट करने में T टाइम लगा। अब देखिए L लेंथ ये है तो लेंथ को आप क्या चीज़ में, वेल्ड को क्या चीज़ में मेजर करते हैं भाई, mm में करते हैं और T टाइम का सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेकेंड है। तो यहाँ से आपको पता चल गया mm पर सेकेंड। तो यहाँ पे D दैट इज L मतलब डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ द वेल्ड, तो ये L अपॉन T हो गया। L को आप mm में मेजर किए, T को सेकंड में किए तो mm पर सेकंड में आया, इसलिए ट्रेवल स्पीड को हम mm पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। वोल्टेज का यूनिट V रहेगा, एम्पियर जो कि करंट का यूनिट है, ट्रेवल स्पीड हो गया, 1000 से हमने क्यों डिवाइड दिया ये मैं बता दिया, बराबर ना। तो फाइनल आर्क एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला, आर्क एनर्जी का जो हमारा यूनिट आता है वो किलो जूल पर mm में रहेगा। देखिए यूनिट कन्वर्जन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो सारा चीज़ इसी पे खेला होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स का। तो एक जैसा कि हम आपको न्यूमेरिकल देते हैं वो कुछ इस तरह से है, जैसा कि आप CSUB 3.1 का सेक्शन 10 ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 2, उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या है क्वेश्चन, पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। अ वेल्ड इज मेड यूजिंग द मैग वेल्डिंग प्रोसेस एंड द फॉलोइंग वेल्डिंग कंडीशंस वर रिकॉर्डेड, वोल्टेज 24 एम्पियर्स 240, ट्रेवल स्पीड 300 mm पर मिनट। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा CSUB में पूछा भी जाता है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमसे पूछ रहा है कि हीट इनपुट क्या है, इसका हीट इनपुट इज इक्वल टू व्हाट, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने क्या बोला था कि जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको कंसिडर में रखेगा। फॉर्मूला में क्या है, वोल्टेज एम्पियर अपॉन ट्रेवल स्पीड। ट्रेवल स्पीड क्या चीज़ होना चाहिए भाई, mm पर सेकेंड में। तो सबसे पहले गिवन ट्रेवल स्पीड क्या है हमारे पास यहाँ पे 300 mm पर मिनट है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेवल स्पीड को आप क्या कीजिए 300 mm पर मिनट है ना जी, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आप 300 mm अपॉन 60 से कर दीजिए, तो 60 सेकंड हो गया। इससे आप क्या कीजिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए, मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं 300 अपॉन 60 mm पर सेकेंड। अब ये आपका फाइनल आ गया फॉर्मूला के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि वेल्डिंग इज मेड, कौन सी प्रोसेस यूज हो रहा है, MAG। MAG किसके अंदर में आता है भाई,
GMAW का थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर कितना होता है 0.8। तो अब आइए हम फॉर्मूला फाइनली अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई, हीट इनपुट के लिए है सबसे पहले थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर अप इंटू वोल्ट इंटू एम्पियर अपॉन ट्रेवल स्पीड इंटू 1000। ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर हमारे पास 0.8 है, हाँ, और वोल्टेज कितना है भाई 24, एम्पियर कितना है 240। तो हम देख रहे थे 0.8 थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर हो गया और 24 हमारा वोल्टेज गिवन है ना, देखिए 24 गिवन है और एम्पियर 240 दिया हुआ है। तो हमने ये मेंशन किया। ट्रेवल स्पीड हमारे पास कितना है, तो हमने ये 300 mm/min दिया हुआ था, हमने उसको फार्मूला के फॉर्म में लाया 300/60 mm/s। तो ये को हम यूज़ करने वाले 300/60, है ना, ये mm/s हो गया। अब इसको हम 1000 से यहाँ पे क्यों दे रहे हैं आपको बताना पड़ेगा। देखिए एक्चुअली क्या होता है, 1000 से देने का मतलब हुआ कि हमारा जो यूनिट आएगा वो kJ/mm में आएगा, बराबर ना। तो देखिए अब इसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से कर लीजिए। 24 × 240 × 60, देखिए ये नीचे है, इसको मैंने ऊपर न्यूमरेटर में भेज दिया है ना, न्यूमरेटर में जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है ये 300 × 1000। अब देखिए भाई अपने अपने हिसाब से सब सॉल्व करना है ना, कोई चीटिंग नहीं करेगा। अब देखिए ऊपर वाले को सबको एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाले को सबको एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका फाइनली जो आएगा वो आएगा 0.96 kJ/mm। अब देखिए 0.96 को आप राउंड फिगर में लिख सकते हैं ना, 1 kJ/mm, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो गया, हमारा हीट इनपुट इज इक्वल टू 1 kJ/mm। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कहीं से कोई डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे अभी बताने जा रहा हूँ आपको, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। नंबर 1 कि जो ये हीट इनपुट की वैल्यू मैंने शुरू में ही कहा था आपको, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हीट इनपुट जो है वो डिसाइड करता है कूलिंग रेट को, है ना। तो कूलिंग रेट, और कूलिंग रेट क्या डिसाइड करता है भाई, माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द वेल्ड का। तो अगर हीट इनपुट आपको कंट्रोल हीट इनपुट चाहिए, है ना, तो कंट्रोल हीट इनपुट के लिए जो आपका वेल्डिंग है उसमें हीट इनपुट की वैल्यू 1 kJ/mm से जा करके 3.5 kJ/mm के बीच में रहेगा। अगर कोई कैलकुलेशंस में अगर आपका इतना आ रहा, देखिएगा कभी भी हीट इनपुट की वैल्यू इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं दिया रहेगा। अगर इससे ज़्यादा दिया हुआ है तो समझ लो कि थोड़ा वो अलग है ना। तो कंट्रोल हीट इनपुट के लिए आपका थर्मल एफिशिएंसी हीट इनपुट की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा जी, 1 kJ/mm से 3.5 kJ/mm में। देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हीट इनपुट मेनली इन्फ्लुएंस्ड होता है ट्रेवल स्पीड पे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कीजिए, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। जनरली मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेवल स्पीड। देखिए मैंने क्या बोला कि आर्क एनर्जी ऐसा आप लिख सकते हैं, हीट इनपुट इज इक्वल टू थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर इंटू वोल्ट्स इंटू एम्पियर अपॉन ट्रेवल स्पीड। अब देखिए ये ट्रेवल स्पीड इंटू 1000। अब देखिए ये ट्रेवल स्पीड में मेनली इन्फ्लुएंस होता है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हीट इनपुट किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो ट्रेवल स्पीड पे। कभी वोल्टेज एम्पियर नहीं बताने का, ट्रेवल स्पीड पे। इससे ये प्रूफ होता है कि अगर ट्रेवल स्पीड स्लो होगा तो हीट इनपुट हाई होगा, अगर ट्रेवल स्पीड हाई होगा तो हीट इनपुट स्लो होगा। ठीक है, मतलब स्लो कहने का मतलब कि हीट इनपुट कम होगा, है ना। जैसे वर्टिकल अप प्रोग्रेशन की अगर बात हम करते हैं तो वहाँ पे हाईएस्ट हीट इनपुट लगता है। क्यों? क्योंकि ट्रेवल स्पीड वहाँ पे क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और अगर वर्टिकल डाउन पोजीशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हीट इनपुट हमारा लो होता है। वाई? बिकॉज ट्रेवल स्पीड फास्ट हो जाता है। तो ट्रेवल स्पीड फास्ट होगा तो हीट इनपुट स्लो हो जाएगा, हीट इनपुट। और अगर ट्रेवल स्पीड स्लो होगा तो हीट इनपुट फास्ट होगा। देखिएगा ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं से कोई मिस्टेक्स हो, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर इंडिविजुअली फोटोग्राफ्स में कैलकुलेशन करके मैं आपको कमेंट का जवाब दूंगा। सो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय।